डिनर डिप्लोमेसी पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी। कहा बेटी ने चंडीगढ़ में घर बनाया जहां अपनों को बुलाया। बोले मुझे सब पता किसने बेवजह मुद्दा बनाया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। 6 जुलाई को होगा जिला संगठनों का ऐलान। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराकर स्कॉर्पियो में लगी आग। 3 घरों के बुझे चिराग। हरियाणा में मंत्री की पायलट गाड़ी ट्रक से टकराई। एसआई समेत 3 पुलिस कर्मचारी घायल। हिसार नेशनल हाईवे पर देर रात हुआ हादसा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 26 साल की लड़की ने की खुदकुशी। कैंपस में सरकारी मकान के अंदर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा किसी की कोई गलती नहीं, मैंने खुद उठाया कदम। कैथल में धर्म के नाम पर कब्जे का मामला। शौचालय की जगह पर बनाया मंदिर। प्रशासन ने जगह को किया सील। हरियाणा में हिसार की सिमरन ने जी अपनी जिंदगी। 55 लाख के पैकेज पर माइक्रोसॉफ्ट में बनी इंजीनियर। पिता ने गांव-गांव फेरी लगाकर करवाई पढ़ाई। सीएम नायब सैनी ने दी बधाई। आज से पिंजौर में शुरू होगा 3 दिवसीय मैंगो मेला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन। 3 दिन के मेले में दिखेंगी आम की 500 से ज्यादा वैरायटी। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के बड़े बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 6 जुलाई को जिला संगठनों का ऐलान किया गया है। उनका संगठनों का ऐलान हुआ तो मोहन लाल बड़ोली ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी जी, तो होगा, जिसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद 6 जुलाई को जो है वो संगठनों का ऐलान किया जाएगा, जिला संगठनों का ऐलान किया जाएगा। तो मोहन लाल बड़ोली का ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों को लेकर यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्षों के चुनाव होंगे और उसके बाद ही चुनाव होगा और जल्द ही जो जेपी नड्डा है वो भी हरियाणा आने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी के जो भी ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, उनका उद्घाटन किया जाएगा। तो 6 जुलाई को जिला संगठनों का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। बड़ा बयान ये सामने आया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका चुनाव होगा। तो वहीं डिनर डिप्लोमेसी पर अब राव इंद्रजीत सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और सफाई दी। उन्होंने कहा कि डिनर को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। विरोधियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि षड्यंत्र करने वाले जितने भी हैं वो वाकिफ है। उन्होंने बताया कि बेटी आलती राव ने नए घर में शिफ्ट किया था, इसीलिए उन्होंने इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग जो हैं वो डिनर पर बुलाए थे। इसे मुद्दा बनाकर क्यों उछाला जा रहा है, इन सब के पीछे कौन है, सभी वाकिफ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी पर खूब बयानबाजी हुई। डिनर डिप्लोमेसी पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए गए। साफ साफ कहा गया कि अगर कोई किसी को डिनर पर बुलाता है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है और इससे सियासत नहीं होनी चाहिए। इसको सियासत के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है और उन्होंने साफ किया है कि उनकी बेटी के घर पर उन्होंने शिफ्ट किया था। बेटी ने तो उन्होंने पार्टी रखी थी, डिनर रखा था, क्षेत्र के लोगों को इस पे इनवाइट किया था। इसमें क्या आपत्ति है, ये उन्होंने बताया कि ऐसे ही से मुद्दा बनाया जा रहा है। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के, 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है।
वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कंबल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है और होम वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का भी यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हम तो ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहाँ पर भी करने लग जाऊँ। मैं यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बनाऊँ 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ। अगर 4 आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं है, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। अब नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो सर विद इन दी पार्टी, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इस तरह की हरकतें और पार्टीज में भी होती रहती हैं, बीजेपी में नहीं, पहली बात तो इसको हरकत कहना गलत शब्द है। मेरी जानकारी भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। और फिर यार ये तो हमारे तो आपस में, हम तो जब सेशन चलता है तब भी पार्टी देते हैं, सारे दल के लोग आते हैं और 90 के 90 विधायक भी आ जाते हैं, कभी 50 आते हैं, कभी 70 आ जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनकी बेटी मिनिस्टर है, तो मैं भी दे दूंगा, मेरी भी आज और का वो। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा क्या है? राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है इस डिनर को लेकर। रेवाड़ी का मैसेज दिया गया है क्योंकि एक रैली हुई रेवाड़ी में, उसके बाद ये डिनर पार्टी, ये तो सब अखबार वाले टीवी वाले लगाते रहते, मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक मुद्दा ही है नहीं। सर मेयर को भी होता है ना भाई, नहीं आया। हाँ नहीं आया। तो उधर सोनीपत NH44 पर ट्रक से स्कॉर्पियो टकरा गई। स्कॉर्पियो के टक्कर के बाद इसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जिंदगी और मौत से जूझ रहा एक युवक है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में बागपत के सिलसली और बिनौली के युवक शामिल हैं। देर रात सेक्टर 7 के फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। ये युवक जो है खाना खाकर लौट रहे थे, उसी वक्त इनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। आपको बता दें कि मुरथल में पराठे खाने ये चारों दोस्त आए थे, जिसके बाद जो है ये हादसे का शिकार हुए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि चौथा जो दोस्त है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 लोग थे जो खाना खाने के लिए यहाँ मुरथल ढाबे पर आए हुए थे। ये लोग 11 बजे के करीब कल रात खाना खाकर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 3 लड़के गुजर गए और एक लड़का जो विशाल पुत्र जजवेंद्र है वो गंभीर रूप से घायल है, वो हॉस्पिटलाइज है। कौन सी गाड़ी थी सर? ये स्कॉर्पियो N गाड़ी थी। और मौत किस किस की हुई थी? ये प्रिंस पुत्र रविंदर निवासी बिनौली जनपद बागपत, और आदित्य पुत्र जितेंद्र निवासी बिनौली, और तीसरा लड़का है सचिन पुत्र लोकेंद्र, ये निवासी सिरसली जिला बागपत। क्या करते थे सर? ये बच्चे अपनी अपनी दुकानें चलाते थे, एक बच्चा पढ़ रहा था। तो वहीं हांसी में पुलिस की PCR गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हिसार दिल्ली हाईवे पर PCR और ट्रक की टक्कर हुई। गड़ी बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है।
आपको बता दें कि इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मंत्री रणबीर गंगवा का काफिला छोड़कर ये पीसीआर लौट रही थी, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में भी ईंधन नहीं मिलेगा। 10 से 15 साल पुराने वाहन बैन होंगे और इनको तेल नहीं मिलेगा। यानी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 10 से 15 साल पुराने वाहनों को डीजल नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को भी डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियां सड़क पर दिखी तो कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। 1 नवंबर से आदेश लागू होगा। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पुराने वाहन बैन हो जाएंगे। यानी कि अब जो है इन्हें तेल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर अगर आप अपने पुराने वाहन लेकर जाते हैं तो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं दिया जाएगा। आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। 1 नवंबर से यह आदेश लागू होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो खबर आ रही है दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी जो पेट्रोल और डीजल वाहन है, पुराने वाहन है 10 से 15 साल, इनको तेल नहीं मिलेगा। इस मामले में क्या अपडेट और क्या असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, बता दें कि पूरे दिल्ली के बाद दिल्ली में जो है वो 1 जुलाई से ये रूल जो है वो लागू हो चुका है। पूरे तरीके से 10 साल और 15 साल पुराने वाहन जो है पूरे तरीके से बंद हैं। लेकिन 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के लगते हुए सोनीपत की बात करी जाए, चाहे गुरुग्राम की बात करी जाए, चाहे फरीदाबाद की बात करी जाए, तीनों जिलों में जो है वो पूरे तरीके से वाहनों पर जो है वो रोक लगने जा रही है। चाहे फिर वो सरकारी वाहन हो, चाहे फिर वो गैर सरकारी वाहन हो। इसको लेकर के जो है वो आरटीओ विभाग और जिला जो डीसी हैं विक्रम सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें कि ये डाटा निकाला गया है कि लगभग कितने ऐसे वाहन हैं जो कि 10 साल और 15 साल पुराने वाहन हैं। उसमें जो है वो लगभग 5 लाख के आसपास फरीदाबाद से जो है वो ऐसे वाहन निकले हैं, जिसमें कि सरकारी भी वाहन हैं और गैर सरकारी वाहन भी हैं, जो कि पूरे तरीके से 1 तारीख को बंद हो जाएंगे। उसके पश्चात तमाम पेट्रोल पंपों पर जो है वो एक सूचना दे दी जाएगी कि इस डिजिट की गाड़ियों को, इस सीरीज की गाड़ियों को जो है वो डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। यदि उसके बावजूद भी वो गाड़ियां रोड पर दिखती हैं तो पूरे तरीके से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी आरटीओ विभाग की तरफ से भी। जी, जैसे गाड़ियां अगर रोड पर दिखती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कोई पेट्रोल पंप इस तरह से पेट्रोल या डीजल देता है, इन गाड़ियों को मिलता है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर भी कोई आदेश जारी हुए हैं? जी बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए उसी चीज को लेकर के जो है वो मीटिंग की गई है। अब ये तमाम जो लिस्ट है, वो डाटा जो है वो उन पेट्रोल पंपों के पास पहुंच जाएगा कि इस सीरीज की गाड़ी जो कि इतने साल पुरानी गाड़ी है, उनको जो है वो ना तो पेट्रोल दिया जाएगा, ना ही डीजल दिया जाएगा। यदि उस आदेशों की अवहेलना, जिला उपायुक्त के आदेशों की अवहेलना जो है वो जिला पेट्रोल पंपों की तरफ से जो है वो की जाती है, तो उसके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ भी जो स्थानीय पुलिस है उसको जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और आरटीओ विभाग की तरफ से, ताकि जिस भी तरीके से जो ये ऑर्डर पारित हुए हैं दिल्ली एनसीआर के लेकर के, तो ये पूरे तरीके से इनका अमेंडमेंट किया जाए, इनको पूरे तरीके से धरातल पर लागू किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो अब हरियाणा एनसीआर में भी पुराने वाहन बैन हो जाएंगे। पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरटीओ ने लगभग 5 लाख ऐसे वाहनों को चिन्हित किया है और 1 नवंबर से ये आदेश लागू हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले दिल्ली ने पुराने वाहनों को डीजल पेट्रोल देने से मना कर दिया था, आदेश जारी किए थे, और अब हरियाणा में भी एनसीआर से लगते इलाकों में ऐसे आदेश लागू किए जाएंगे 1 नवंबर से। तो उसमें एक सीरीज हमने जारी की है, जिनको 1 नवंबर में, चाहे वो आरटीओ अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा, तो सीरीज जारी की गई है, ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए, लोग अवेयर भी इसमें हो कि अब जल्दी जल्दी इसके अंदर जो है अपनी एनओसी करवा लें नॉन एनकर एरिया के अंदर, या स्क्रैप करवा लें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी 3-4 महीने इसके लिए अभी भी है। और उसके साथ साथ जो है टीम भी बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल जिनको टाइम हो चुका है तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं, इम्पाउंड कर रहे हैं जो है, तो ताकि जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो तरफ से गाइडलाइन थी, उसको जो है अंजाम दिया जाता है।
लगभग कितने ऐसे वाहन है और उसमें सरकारी वाहन कितने होंगे लगभग? अभी टोटल जो है सारे जो सरकारी मिला के उसके अंदर ही है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो 5 लाख के आसपास जो डाटा में जो भी किया है, तो 5 लाख के आसपास 1 नवंबर को जो है जो डाटाबेस के हिसाब से वो वाहन फरीदाबाद के जो है अगर कह दिया जाए तो उनकी अवधि पूरी हो जाएगी। तो उधर यमुनानगर लघु सचिवालय में बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच बहसबाजी हो गई। पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर प्रदर्शनकारी भड़क उठे तो शासन के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। डीसी को ज्ञापन सौंपने पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। अधिकारियों के समझाने पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। बता दें कि यमुनानगर लघु सचिवालय के सामने उस वक्त माहौल गर्मा गया जब आगाज संस्था के कार्यकर्ता जलभराव को लेकर शिकायत देने डीसी के पास जा रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी काफी खफा हो गए, नाराज हो गए और गुस्से में जमकर बवाल किया। दोनों के बीच काफी देर तक गर्मा गर्म बहस हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम अपनी बात भी नहीं रख सकते? जनता के प्रतिनिधि हैं हम, जनता ने हमें वोट दी है, हम क्यों ना जनता की आवाज आकर बुलंद करें? संविधान में हमें ये अधिकार है, हम शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी। हम सब लोग शांति से अपनी बात रखने अंदर जा रहे हैं। ये पिछले कुछ महीनों से इन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, यहाँ रोक लेते हैं। अरे हम कोई उत्पात करने आ रहे हैं क्या? अपना ज्ञापन देने आ रहे हैं शांति से। मतलब ये जनता को एक तरीके से ना एहसास कराना चाहते हैं कि हम तुम पे हमारे, हम जनता के नौकर हैं संविधान के हिसाब से, लेकिन बिहेव ये ऐसे करते हैं जैसे हमारे मालिक को। तो उधर करनाल के प्रतिमपुरा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गंदे पानी की ड्रेन पर वर्षों से लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। जेसीबी लेकर टीम वहां पहुंची और कई मकानों की दीवारें और लेंटर गिरा दिए। कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ, लेकिन नगर निगम की टीम पीछे नहीं हटी। निगम के पटवारी ने साफ कहा कि ये जमीन नगर निगम की है और आगे भी जहां कब्जा होगा वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जमकर आपको बवाल देखने को मिला, हंगामा हुआ। नगर निगम की जो ये एक्शन था उसको लेकर लोगों में रोष भी देखने को मिला, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी उसके तहत टीम ने कई मकानों की दीवारें और लेंटर गिराए और कहा कि आगे भी ऐसा कब्जा कोई करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये कब्जा किया हुआ लोगों ने नगर निगम की जमीन है, उसके कार्रवाई हो रही है। कितने मकानों को तोड़ा गया है? अभी तो 3-4 मकान तोड़े हैं, 10-12 मकान है और आगे तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये किसकी जगह है? ये नगर निगम की ट्रेन पर कब्जा किया? ट्रेन पर कब्जा नगर निगम की जमीन है। तो पीले पंजे ने कार्रवाई की है। उधर कैथल में सार्वजनिक शौचालय की जगह पर एक व्यक्ति की ओर से मंदिर बनाए जाने का मामला सामने आया। नगर परिषद की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर कथित मंदिर को सील कर दिया। बताया गया कि यह जगह करीब 1 दशक पहले शौचालय के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर यहां पर मंदिर बना लिया। यही नहीं, यहां पर कुछ प्राइवेट व्हीकल भी थे जो पार्क किए हुए थे। कब्जाधारी ने मंदिर के दस्तावेज न होने का दावा किया, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं दिखा सका। नगर निगम की टीम जब यहां पहुंची तो परिषद ने साफ कर दिया कि ये जमीन सरकारी है और इस तरह जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है मंदिर के नाम पर, जो इससे पर कब्जा किया गया था इस जगह पर, ऐसे सभी अतिक्रमणों पर अभियान जारी रहेगा और सरकार ने इसे, प्रशासन ने इसे सील कर दिया है। ये टॉयलेट बनाया गया था नगर परिषद की तरफ से, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। वो आज हमने कब्जा छुड़वा लिया और इस पे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हमने प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली है। तो कितने टाइम से कब्जा किया हुआ था नगर परिषद ने? जी 10-12 साल से इन्होंने किया हुआ था। इसमें पहले भी इन्होंने यहाँ बीच में भी एक झंडा लगा के इसको धार्मिक रंग में डाल के कब्जा करने की कोशिश करी। हमने वो भी कब्जा बीच में छुड़वाया था पहले 6-8 महीने पहले। यही चेतावनी है, पहले ही अपना कब्जा ना ही करें और जिन्होंने किया वो पहले अपने स्तर पे उसको छोड़ने की वो
मौके पे जो कब्जा किया गया था, लोग मिले थे, वीडियो वाडियो बना रहे थे और इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करी जा रही थी। शौचालय ऐसा कुछ नहीं, यहाँ शौचालय है और शौचालय में तो वैसे भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें क्या कुछ सामान निकलवाया गया जी? इसमें से इनकी गाड़ी और स्कूटर को बाहर कर दिया है और सामान इनका अंदर है। अभी हम ताला लगा के कब्जा करने की मंशा है क्या सर? हाँ, कब्जा करने की मंशा से ही बनाया गया है और मेरे को इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। नगर परिषद ने अपने अंडर ले लिया? नगर परिषद ने अपने अंडर ले लिया और अपना ताला लगा लिया। तो वहीं यमुनानगर के घाट क्षेत्र में बोली नदी पर पुल न होने से 30 गांव के लोग भारी मुश्किल में हैं। स्कूली बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। गांव के मिडिल स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं, जिससे बच्चों को दूसरे गांव जाना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं होने से 1 किलोमीटर की दूरी भी 10 किलोमीटर में बदल जाती है। चाहे बात रोजगार की हो या शमशान घाट की, बारिश के मौसम में हालात और गंभीर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने सरकार से पुल बनाने की गुहार लगाई है ताकि उनके बच्चों को इस तरह से नदी पार कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना जाना पड़े और ये जो उनकी मुसीबत है इससे उन्हें राहत मिले। से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल है राजपुर में, उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतजाम करे और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। अभी नदी पार जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको जो है पैदल भी निकालना पड़ता है और कई मरतबा तो 5 दिन तो घर भी रहना। ये लंबा पंचकुले से लेकर रास्ता त्रिसर तक का रास्ता लंबा। तो कितने आवे जावे कितनी आए यहाँ मान ले जो पब्लिक आने जाने वाली और कितने एरिया में यहाँ पर पुलियाँ है? तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया पुलियाँ है जी। जो आपने इधर से नहीं अपने खेत में जाना पड़ा तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब बरसात आ जाए? बरसात घास फूस सारा इधर ही है। यमुनानगर नेशनल पार्क क्लेसर में जंगल सफारी बंद कर दी गई है। मानसून के चलते 3 महीने अब जंगल सफारी बंद रहेगी। 30 सितंबर तक जो है जंगल सफारी बंद की गई है, यानी कि पर्यटक नहीं जा पाएंगे और जानवरों का दीदार नहीं कर पाएंगे। दुबई की तर्ज पर नेशनल पार्क क्लेसर में जंगल सफारी होती है। जंगल में अक्सर हाथी, हिरन, अजगर, लोमड़ी दिखाई देते हैं। नेशनल पार्क क्लेसर में चीते और तेंदुए भी विचरण करते हैं। 11,570 एकड़ में ये पूरा नेशनल पार्क फैला हुआ है। क्लेसर राष्ट्रीय पार्क में करीब 16 किलोमीटर का ट्रैक है और इसी के थ्रू जो है आपको जंगल सफारी की जाती है, लेकिन फिलहाल बारिश के मौसम को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। 3 महीने तक अब जंगल सफारी बंद रहेगी। मानसून सीजन में क्लेसर नेशनल पार्क में जंगल सफारी बंद कर दी जाती है क्योंकि जंगल के जो जीपीएल रोड के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जो कि गाड़ी चलने योग्य नहीं रहते। इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने जंगल सफारी बंद रहेगी और 1 अक्टूबर से दोबारा जंगल सफारी ओपन कर दी जाएगी। और अब बात उस बच्चे की जिसने YouTube और Instagram पर रील देखकर डांस सीखा और फिर डांसिंग स्टार बन गई। हम बात कुरुक्षेत्र की गीतांजलि की कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया के रियलिटी शो में किसमें कितना है दम की डांसिंग स्टार बन गई हैं। गीतांजलि ने नॉर्थ इंडिया के 7 राज्यों के हजारों बच्चों को पीछे छोड़कर जीत की ट्रॉफी को चूमा। गीतांजलि ने काफी संघर्ष के बाद अपना मुकाम हासिल किया। खराब आर्थिक हालात के बाद भी गीतांजलि हिप हॉप, कोरियन, कथक, क्लासिकल और बॉलीवुड डांस सीखा। मैडम में भाग लिया था जिसमें मैंने ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। मेरा फर्स्ट ऑडिशन पिलोवा में हुआ, उसके बाद मैं फर्स्ट ऑडिशन में सिलेक्ट हुई, जिसके बाद मैंने सेकंड ऑडिशन पिलोवा में ही दिया। उसके बाद मेरा 3rd राउंड कुरुक्षेत्र में क्वार्टर फाइनल हुआ, उसके बाद मैं 3rd राउंड में सिलेक्ट हुई। 3rd राउंड के होने के बाद मैं 4th राउंड में गई, वो सेमीफाइनल था, वहाँ मैंने कुरुक्षेत्र में ही दिया। उसके बाद मैं नेशनल में सिलेक्ट हुई और मैं ग्रैंड फिनाले में गई। वहाँ पर मैंने सबको बीट किया, हर स्टेट के बच्चों को बीट किया और मैं फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की डांस कैटेगरी में। कहाँ पे हुआ था ये आपका? ये संगरूर जिले के दूरी चाय में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।